हम सब हर दिन ये काम करते हैं, एक बटन दबाते हैं और बस। लेकिन उस एक क्लिक और डेस्कटॉप के दिखने के बीच एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया जाग उठती है। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो पावर बटन दब गया, बिजली दौड़नी शुरू हो गई, लेकिन वो पहली चिंगारी, वो पहला निर्देश जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे करना क्या है, वो आता कहाँ से है। ये सब कुछ एक छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम से शुरू होता है। और सच कहूं तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक मेटल का डिब्बा है। और इस कहानी का हीरो है बायोस। जी हाँ, ये हमारे कंप्यूटर का वो अनसंग हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि शो शुरू हो सके। तो ये बायोस आखिर है क्या? इससे कंप्यूटर के लिए एक अलार्म घड़ी समझिए। ये मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप में रहता है और इसका एक ही बहुत ज़रूरी काम है, सिस्टम को जगाना और ये चेक करना कि सब कुछ ठीक से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है। अगर बायोस में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो कंप्यूटर तो बस चालू ही नहीं होगा। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही बिजली मिलती है, सीपीयू जागता है और सीधा बायोस प्रोग्राम को ढूंढता है। इसके बाद बायोस एक सेल्फ टेस्ट चलाता है जिसे पोस्ट कहते हैं, ये पक्का करने के लिए कि कीबोर्ड, रैम और बाकी सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। अगर सब ठीक रहा तो एक छोटी सी बीप सुनाई देती है। फिर ये हमारी कस्टम सेटिंग्स की जांच करता है, हार्ड ड्राइव पर बूट लोडर का पता लगाता है और आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और बस यहीं पर बायोस का काम पूरा हो जाता है। ये एक रिले रेस के धावक की तरह मशाल को अगले खिलाड़ी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैकओएस या लिनक्स को सौंप देता है। अब असली जादू शुरू होता है, लेकिन एक नई चुनौती के साथ। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंचार्ज है, लेकिन ये उन सभी अलग अलग हिस्सों से कैसे बात करता है जो कंप्यूटर बनाते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर? जरा सोचिए कि हम किसी ऐसे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक बिल्कुल अलग भाषा बोलता हो। हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना? कंप्यूटर की दुनिया में वही ट्रांसलेटर है एक डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? ये एक खास सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है कि किसी खास हार्डवेयर से कैसे बात करनी है। हर डिवाइस को, हमारे ग्राफिक्स कार्ड से लेकर वेबकैम तक, ठीक से काम करने के लिए अपने खुद के ड्राइवर की ज़रूरत होती है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसी विंडोज़ ज़रूर देखी है। ये असल में ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कह रहा है, देखो मुझे एक नया डिवाइस मिला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे कैसे बात करनी है। क्या मुझे इसका सही ट्रांसलेटर यानी ड्राइवर मिल सकता है? तो हमने हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम तक का सफ़र तो तय कर लिया है। अब चलिए एक और गहरी परत में जाते हैं, जहां सॉफ्टवेयर ही एक पूरी मशीन बन जाता है। इस स्लाइड को देखिए। बाईं ओर एक मैक डेस्कटॉप पर विंडोज़ एक्सपी चल रहा है। ये मुमकिन होता है वर्चुअलाइजेशन की वजह से। यही टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग की रीढ़ है, जहां एक विशाल सर्वर पर सैकड़ों वर्चुअल कंप्यूटर एक साथ चल सकते हैं। एक वर्चुअल मशीन या वीएम असल में एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वर्जन है जो दूसरे कंप्यूटर के अंदर चलता है। ये होस्ट मशीन के फिजिकल रिसोर्सेज जैसे सीपीयू और रैम का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सुरक्षित, आइसोलेटेड माहौल में चलाता है। लेकिन वर्चुअलाइजेशन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। इसे करने के दो मुख्य तरीके हैं और दोनों के मकसद भी बहुत अलग-अलग हैं। इसको ऐसे सोचिए, सिस्टम वीएम एक पूरी विदेशी भाषा की क्लास चलाने जैसा है, जहां आप पूरी तरह से बातचीत कर सकते हैं। वहीं प्रोसेस वीएम सिर्फ एक शब्द या वाक्य का अनुवाद करने जैसा है, मतलब एक पूरे सिस्टम को चलाता है और दूसरा सिर्फ एक छोटे से काम को। प्रोसेस वीएम के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इंटरमीडिएट कोड का इस्तेमाल। ये एक यूनिवर्सल रेसिपी की तरह है जिसे कोई भी शेफ सीधे नहीं पढ़ सकता। इसे पढ़ने के लिए एक खास असिस्टेंट की जरूरत होती है। ये स्लाइड इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। प्रोग्रामर का कोड बाइट कोड नाम की इस यूनिवर्सल रेसिपी में बदल जाता है। फिर प्रोसेस वीएम जो उस असिस्टेंट की तरह है, उस रेसिपी को लेकर उसे हमारे कंप्यूटर के खास सीपीयू यानी शेफ के लिए समझने लायक भाषा यानी मशीन कोड में बदल देता है। इसका सबसे फेमस उदाहरण है जावा। एक बार लिखें कहीं भी चलाएं का जो आइडिया है वो इसी प्रक्रिया पर आधारित है। जब तक हमारे कंप्यूटर पर जावा वर्चुअल मशीन एक प्रोसेस वीएम इंस्टॉल्ड है, तब तक कोई भी जावा प्रोग्राम चलाया जा सकता है, फिर चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो। तो ये टेक्नोलॉजी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है,
लेकिन जैसा कि टेक्नोलॉजी में होता है, हर चीज़ के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अगर एक मशीन पर कई कंप्यूटर चला सकते हैं तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? खैर, इसका जवाब छिपा है परफॉर्मेंस और रिसोर्सेज में। तो चलिए देखते हैं कि इस सिक्के के दो पहलू क्या हैं। एक तरफ तो एक ही मशीन पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की आज़ादी मिलती है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए एक सेफ सैंडबॉक्स मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कंप्यूटर को थोड़ा धीमा कर सकता है, काफ़ी स्टोरेज स्पेस लेता है, और अगर मेन मशीन बंद हो गई तो उसके अंदर के सारे वर्चुअल कंप्यूटर भी बंद हो जाएंगे। इन कमियों के बावजूद वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल बहुत ही हैरान करने वाले तरीकों से हो रहा है। कंपनियां एक ही फिजिकल मशीन पर दर्जनों वर्चुअल सर्वर चलाती हैं, और गेमिंग के शौकीन लोग तो एक ही टावर से कई गेमिंग पीसी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वाकई में दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी फ्लेक्सिबल है। आखिर में वर्चुअलाइजेशन की सबसे सरल परिभाषा यही है। ये तब होता है जब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होने का दिखावा करता है, चाहे वो एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हो या सिर्फ कोड का अनुवाद कर रहा हो। तो पावर बटन दबाने के उस साधारण से काम से हमने अनुवाद और एब्स्ट्रैक्शन की कई परतों की यात्रा की है। बायोस से जो हार्डवेयर को जगाता है, ड्राइवरों तक जो उससे बात करने की इजाज़त देते हैं, और यहाँ तक कि वर्चुअल मशीनों तक जो पूरी तरह से नई मशीनें बनाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है, हम और किन अदृश्य परतों पर हर दिन भरोसा करते हैं।